Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to start the new topic of the chapter करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो ईएमएफ के ऊपर आप बात करने वाले हैं, टर्मिनल पोटेंशियल के ऊपर आप बात करने वाले हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है इसके ऊपर आप बात करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। न्यूमेरिकल्स किए थे अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, और आज करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस चैनल के ऊपर जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इस वर्ड के बारे में समझते हैं, फिर आप इस लेक्चर के अंदर एंड के अंदर एक इनके अंदर रिलेशन भी फाइंड करेंगे कि ईएमएफ और वी और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप बात करते हैं यहाँ से ईएमएफ से। ईएमएफ जिसके कंप्लीट फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स, है ना। आइडिया थोड़ा सा हो जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उसी एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोलते हैं। देखो नाम से तो है ना फोर्स होगी कोई, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होती है। ये क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ईएमएफ को समझने से पहले आपको एक सेल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे आप एक बैटरी के बारे में अपने को पता है, जैसे आप रेडियो के अंदर एक सेल डालते हैं, फ़ोन की बैटरी होती है या बहुत सारी बैटरीज होती हैं, तो उस बैटरी का अंदर मैकेनिज़्म क्या है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। उसकी कॉम्पोजिशंस क्या होती है बैटरी की वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है। इस वे के अंदर अपने पास एक बैटरी होती है और बैटरी का इस तरफ सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, और ये क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब कॉन्सेप्ट समझना है इसके ऊपर। अब इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। आपने तोड़ के देखा होगा किसी भी बैटरी को कि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल भरा होता है ना, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अब उस केमिकल की वजह से इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है केमिकल प्रोसेस। क्या बोला जाता है, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब इस केमिकल प्रोसेस की वजह से सेल के अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। देखो फिर से बताता हूं, सेल के अंदर क्या फिल होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन केमिकल भी बोल देते हैं। उस केमिकल की वजह से उसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस सेटअप होता है। उस केमिकल प्रोसेस की वजह से अंदर एक फोर्स क्रिएट हुई जिसको बोला जाता है केमिकल फोर्स। क्या बोल देते हैं, केमिकल की प्रोसेस की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुई दैट इज केमिकल फोर्स, या फिर इसको बोल देते हैं नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं FN के साथ, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स काम क्या करती है, ठीक है। ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स काम क्या करती है कि देखो इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयन है और बहुत सारे नेगेटिव आयन्स होते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, इन सारे पॉजिटिव आयन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है और नेगेटिव आयन्स को इस तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देती है। मतलब क्या हुआ कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव आयन को लेके जाने का काम नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स करती है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाने का काम भी कौन करते हैं, नेगेटिव आयन को इस तरफ लेके जाने का काम, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भी आयन्स को लेके जाने का काम कौन करती है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स या केमिकल फोर्स करती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर मैकेनिज्म। जब ये पॉजिटिव चार्ज सारा, देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव होगा। इस वे के अंदर पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है,
जब केमिकल प्रोसेस होता है। तो जैसे ये फोर्स डेवलप होती है वहाँ पर, तो पॉजिटिव सारा एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और नेगेटिव सारा एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fn लगी, Fn ने क्या किया, पॉजिटिव सारे को इस तरफ इकट्ठा कर दिया और नेगेटिव सारे को इस तरफ इकट्ठा कर दिया। अब जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता गया, तो आप क्या बोलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या शुरू होना शुरू हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना हो गया, स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक तरफ इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेटअप हो जाती है। जैसे जैसे ये पॉजिटिव इस तरफ आते जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो फोर्स है ये भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड बनना शुरू हो जाता है। समझ गए इस बात को? फिर से बता देता हूँ, केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल प्रोसेस की वजह से एक नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुई। नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया कि इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव थे उनको एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, नेगेटिव को एक तरफ। और जैसे ही एक तरफ पॉजिटिव स्टार्ट हुए, नेगेटिव स्टार्ट हुए, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स क्रिएट हुई जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसलिए आप इसको बोलते थे नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको आप FE से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बननी शुरू हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या हमेशा के लिए इस तरफ इकट्ठे होते रहते हैं या नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे होते हैं? तो नहीं। रीजन क्या रहता है कि ये तब तक इकट्ठे होते रहते हैं जब तक Fn की वैल्यू, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के जब तक इक्वल नहीं आ जाती, दोनों फोर्सेस की वैल्यू जब तक इक्वल नहीं आ जाती, तब तक ये जो पॉजिटिव हैं ये सारे इस तरफ इकट्ठे होते रहते हैं और नेगेटिव सारे इस तरफ इकट्ठे होते रहते हैं। समझ में आई ये बात? जब तक दोनों वैल्यू इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं आ जाती। ठीक है, दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हो जाती। जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है, देखो ये फोर्स इसको इस तरफ लेके आ रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रही है, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू जब इक्वल नहीं आ जाती उस कंडीशन तक ये मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है कि ट्रांसफर होना पॉजिटिव और नेगेटिव का बंद हो जाता है। तो उस टाइम के ऊपर जाके जो पोटेंशियल होता है इस बैटरी के अंदर, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया ना, इस तरफ हाई पोटेंशियल हो गया, इस तरफ लो पोटेंशियल हो गया, तो वो पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना, बैटरी लेके आते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी होगी, 9 वोल्ट की बैटरी होगी, तो वो उस बैटरी का हाईएस्ट पोटेंशियल होता है। जब उस बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट के साथ नहीं जोड़ा जाता, जब आप सपोज ये बैटरी लेके आए हो, मैंने अभी किसी के साथ इसको अटैच नहीं किया है, तो इस टाइम इसका जो पोटेंशियल होगा इसके अंदर वो मैक्सिमम होगा। समझ गए? उस टाइम क्या हुआ है कि सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हुए हैं, सारे नेगेटिव इस तरफ इकट्ठे हुए हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, इस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर तो समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको क्या किया और लेके आना, मान लो मैंने इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, इस वे के अंदर बैटरी को मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां से पॉजिटिव चार्ज को लेके इस तरफ आना है, लेकिन आगे से क्या लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप हुई है। अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो मुझे वहां पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आई? तो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो यहां से लेके देखो, जब अपन ने सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर चार्ज फ्लो करना है, अब करंट फ्लो करना है, चार्ज के फ्लो करने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए अपने को चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा, और चार्ज को मूव करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ेगी।
तभी तो वो क्या होगा, मूव करेगा। एनर्जी का मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन किसके अगेंस्ट, देखो मुझे इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट इसको उठा के इस तरफ लेके जाना है, इस फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को उठाना है, इस तरफ लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन, देखो मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ा। तो वर्क डन किसने किया, वह यहाँ पर वर्क डन चार्ज ने किया, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो सेल के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो सेल के अंदर वर्क डन करना पड़ा एक चार्ज को, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहां पर क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा एक चार्ज को, किसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। समझ में आई ये बात, तभी तो वर्क डन होगा। अगर अगेंस्ट में कोई फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन कहां से होगा, समझ, फिर तो जरूरत ही नहीं है वर्क डन की, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ये चीजें आप राइट कर लीजिए, ठीक है। मैं आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखने लगा हूं इसकी, ईएमएफ की। ईएमएफ होता क्या है, ठीक है, तो ईएमएफ क्या चीज है, द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी हाँ जी, इज नोन एज EMF, इज नोन एज EMF, ठीक है। और इस केस के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, EMF की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, द वैल्यू ऑफ EMF, ये सिंबल रहता है, इसकी नोटेशन रहती है, इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज no current flows in the सर्किट। मतलब अपन ने अभी तक सर्किट को क्या किया हुआ है, ओपन सर्किट है, मैंने स्विच लगाया नहीं है, यहाँ पर स्विच ऑन नहीं की है, ठीक है। तो इस केस के अंदर ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, ईएमएफ को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ का मतलब समझना है तो आप ध्यान रखना, जो सेल के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर चार्ज को वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन करने का मतलब क्या हुआ, उसको एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, मतलब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब अपने एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट नहीं की है तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, समझ गए। अब क्या होता है इस केस के अंदर कि यह जो देखो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, और अंदर इसके एक और रेजिस्टेंस होता है जिसको आगे आप करने वाले हैं। अंदर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाहर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए करंट क्या होता है, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज से इस सर्किट से होता हुआ, देखो उसको जाने के लिए जो इजी रास्ता मिलेगा वो उस तरफ से जाएगा, है ना। तो वो करंट इस तरफ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब ये जो है ना बेटे, बाहर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के बाहर, इसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको टर्मिनल, देखो टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हुआ दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनसाइड द सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको EMF बोलते हैं, और E से जनरल अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज को नोट करते जाना। ठीक है, हाँ जी, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब ये चार्ज मूव कर रहा था यहाँ से एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब वो आता है, तो उसको रास्ते के अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ, केमिकल फिल किया हुआ है, उसका सामना करना पड़ता है। समझ गए? और उसकी वजह से वो केमिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि उसको चलने में आगे क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तभी तो उसको क्या करना पड़ा था, एनर्जी लेनी पड़ी थी, तभी तो वो वर्क डन करना पड़ा उसको मूव करने के लिए। समझ में आई बात? तो सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस चार्ज को। तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू चार्ज टू फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस offered by the electrolyte inside the cell, inside the resistance offered by the electrolyte inside the cell to a charge when it moves from लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आता है, वर्क डन करता है, तो रास्ते में क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट फिल हुआ है ये उसको एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आगे चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आई? तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो किसने यहां पर क्रिएट किया, इलेक्ट्रोलाइट ने। ठीक है, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो देखिए, फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड, आर जो होता है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले तो फैक्टर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है उसका नेचर कैसा है, कि वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। समझ गए? सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर हाई कंसंट्रेशन हुई इलेक्ट्रोलाइट की तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वो ज़्यादा ऑफर करेगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम ऑफर करेगा। समझ में आया? तो कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, स्मॉल r की वैल्यू, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करे, इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आर डिपेंड करता होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने तीन बातें आपको यहाँ पे बताई है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ईएमएफ फिर से थोड़ा सा क्विक रीजन ले लेते हूँ। एक ईएमएफ होता है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल,
V होता है टर्मिनल पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जब चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, सेकंड डिपेंड करता है ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, थर्ड डिपेंड करेगा ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ईएमएफ के बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो पहले इसको राइट कर लीजिए, फिर आते हैं रिलेशन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो हाँ जी, अब देखो इन तीनों में रिलेशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और वी के बीच में, तीनों में रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए बेटे, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज कई दिन हो गए वीडियो शूट किए हुए भी थे और मौका नहीं मिल रहा था, है ना, अपलोडिंग का। तो आज फाइनली शूट भी हो रहा है और अपलोड भी हो जाएगा, कल आपको आपका लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज करते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, इन तीनों के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तीनों में रिलेशन क्या रहता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर। अभी आप बात कर रहे थे, यहाँ पर सेल बनाया था अपन ने, और सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। और मैंने बोला कि सेल के अंदर क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव सारे इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है जिसको अपन ईएमएफ बोलते हैं। और फिर वहाँ पर अगर चार्ज होता है, मूव करना है, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है वो सेटअप हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ। ठीक है, तो अब क्या होता है, अंदर क्या थी, ईएमएफ थी, अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रखना कि ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, वी प्लस वी डैश। देखो क्या होता है कि जब ये चार्ज मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसको एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है, तभी तो वर्क डन होगा, है ना। एनर्जी जितनी होगी तो वो एनर्जी लेके जब यहाँ से जाएगा वापस, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसकी एनर्जी का लॉस करवाएगा। मान लो वो यहाँ से 10 जूल एनर्जी लेके गया, तो बेचारे ने ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा उसको, तो रेजिस्टेंस उसकी क्या एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर जैसे वो यहाँ पहुँचा, फिर से उसको एनर्जी मिली, फिर से वो जब इसके अंदर आया तो फिर से एनर्जी डिक्रीज हुई। मतलब वो सेल उसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ से एनर्जी लेता है यहाँ पर और अपनी एनर्जी का लॉस करता हुआ जब यहाँ पहुँच जाता है, फिर से एनर्जी लेता है, फिर सर्किट में आता है, उसका एनर्जी का लॉस होता जाता है। तो हर बार एनर्जी का क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता है। आप देखते हो ना, बैटरी के हो, अगर आपने किसी बल्ब के साथ कनेक्ट किया तो स्टार्टिंग के अंदर तो उसकी इंटेंसिटी बल्ब की बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाती है और बल्ब की इंटेंसिटी भी कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार वो क्या करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है उन पार्टिकल्स को, उन चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल सर्किट के वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, वहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट की फॉर्म के अंदर या किसी और फॉर्म के अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए इस बात को?
ठीक है। तो बाहर जो यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल सेटअप हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, V। अब अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर एनर्जी का जो लॉस होता है, अच्छा देखो अगर मैं बोलूँ कि जब अपन ने इसके साथ कनेक्ट नहीं की थी तो उस केस में सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी थी। कितने वोल्ट की थी? 12 वोल्ट की। लेकिन जैसे ही अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट किया मैंने, ठीक है, तो क्या हुआ, मान लो फर्स्ट टाइम गया तो एनर्जी का कुछ लॉस हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, है ना। 12 वोल्ट से मान लो फर्स्ट टाइम ये इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, 0.2 वोल्ट डिक्रीज हो गई है, नेक्स्ट आने पे फिर से ये 0.2 वोल्ट और डिक्रीज होगी। तो कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है इसकी एनर्जी, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर एक ये बैटरी की खासियत होती है कि बैटरी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, समझ गए। जैसे अपन बोलते हैं वॉच होगी अपनी, स्टॉप वॉच है, रिस्ट वॉच है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं अपने। तो ये क्यों चलती रहती है, क्योंकि अगर सेल डाउन भी हो रहा है ना अंदर, उसकी एनर्जी कम भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया हुआ है। एक्सटर्नल सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इसकी ईएमएफ की टोटल वैल्यू कितनी होगी कि मान लो 11.8 यहाँ था, तो 0.2 का जो ये डिफरेंस अंदर गया, यहाँ पर पोटेंशियल का जो ड्रॉप हुआ इन दोनों के, एक्सटर्नल पोटेंशियल के और इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप के, दोनों के सम के इक्वल होता है यहाँ पर। और ये ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर बार बार, तो इसका खुद का अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, ठीक है। तो मतलब EMF इज इक्वल होता है V प्लस, और V इज इक्वल होता है IR के, है ना। सपोज इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है सारे सर्किट में से, और V डैश की वैल्यू जो अंदर वाला है वो I करंट है, और अंदर रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। तो EMF की वैल्यू किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल r, ठीक है। तो ये बात रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से I कॉमन ले लूँ तो EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R प्लस R, और I इज इक्वल टू हो गया EMF बाय R प्लस R। तो अगर आपको इसका करंट निकालना है इस सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट हमेशा क्या होता है, EMF बाय R प्लस R, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये अंदर का रेजिस्टेंस है R और ये वाला रेजिस्टेंस R, ये दोनों क्या होते हैं, सीरीज के अंदर है। तो सीरीज में होगा तो इस वे के अंदर टोटल रेजिस्टेंस जब भी करना हो तो ये रेजिस्टेंस हमेशा क्या करनी है, आपको ऐड करने। आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इनको ऐड करते हैं अगर अपने को टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल टू क्या, तो ओम्स लॉ से ही आपने किया होगा ना, I इज इक्वल टू V बाई R। तो V क्या होता है, टोटल पोटेंशियल मतलब यहाँ पे टोटल EMF, है ना। तो R क्या होता था, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये R और ये R प्लस R टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है, कई बार इस चीज को ना ऐसे भी लिखा जाता है, EMF इज इक्वल टू V प्लस IR। मैंने V की वैल्यू को एज इट इज रख दिया, इसकी वैल्यू को क्या लिख दिया, IR लिख दिया। और कई बार ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, ठीक है। और ये केस जो रहता है V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, ये केस तब रहता है जब आप बैटरी क्या और ये धीरे धीरे क्या और ये डिस्चार्ज हो रही है। ये केस कब होता है, व्हेन बैटरी क्या हो रही है, व्हेन बैटरी इज कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज, ठीक है। और जब अपने को क्या करनी होगी, बैटरी को चार्ज करना होता है, तो उस केस के अंदर आप इक्वेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, EMF प्लस IR। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे NCERT का न्यूमेरिकल है, उसके अंदर वो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बैटरी को चार्ज करेंगे तो फॉर्मूला क्या लेंगे, V इज इक्वल टू EMF प्लस IR। और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, EMF माइनस IR। चार्ज तो प्लस IR, डिस्चार्ज तो V इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या होगा, EMF माइनस IR। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट।
फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।